नमस्कार, द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम टाइम मशीन में बैठकर मई 1999 में चल रहे हैं। कारगिल की पहाड़ियों से घुसपैठ की पहली धुंधली खबरें दिल्ली तक पहुंच रही हैं। माहौल में एक तरह का कंफ्यूजन था। ये घुसपैठिए कौन है, कितने हैं, क्या ये सिर्फ कुछ मुजाहिदीन हैं या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? आज हमारे पास एक ऐसे सीनियर फौजी अफसर के संस्मरण है जो उस वक्त फैसलों के बिल्कुल केंद्र में थे। और आज हमारा मिशन सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटी सी स्थानीय झड़प की जो धारणा थी वो एक पूरे देश के लिए सैन्य संकट में तब्दील हो गई। हम उन शुरुआती अंदाजों, रणनीतिक कशमकश और उन बंद दरवाजों के पीछे हुई बैठकों को खंगालेंगे जिन्होंने भारत के जवाब की पूरी कहानी लिख दी। ये इस बात की पड़ताल है कि जब जानकारी अधूरी हो और दांव पर देश की सुरक्षा हो तो लीडरशिप कैसे फैसले लेती है। बिल्कुल, तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं 21 मई 1999 को हुई एक बहुत ही जरूरी मीटिंग से। ये थी चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी यानी COSC की बैठक। अब ये COSC क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, COSC तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों से बनती है। यह देश का सबसे बड़ा सैन्य सलाहकार निकाय है। तो 21 मई की सुबह जब ये तीनों प्रमुख मिले तो उनके सामने जो जानकारी रखी गई वो बेहद चिंताजनक थी। क्या जानकारी थी? जमीनी हकीकत का पहला नजारा कैसा दिख रहा था? तस्वीर बहुत खतरनाक थी। कहानी शुरू हुई एक स्थानीय चरवाहे की सूचना से। जब हमारी एक पेट्रोलिंग टीम जांच करने गई तो बटालिक सेक्टर में उनका सामना हथियार बंद घुसपैठियों से हुआ। शुरुआती अंदाजा था कि इनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा हो सकती है और ये कोई आम आतंकवादी नहीं थे। वो पूरी तरह से प्रशिक्षित थे, आधुनिक हथियारों से लैस थे और सबसे खतरनाक बात, उन्हें पहाड़ों के पार से तोपखाने यानी आर्टिलरी का सपोर्ट मिल रहा था। अच्छा, आर्टिलरी सपोर्ट भी। और ये लोग बैठे कहाँ थे? उनकी पोजीशनिंग कितनी खतरनाक थी? सिर्फ श्रीनगर से लेह जाने वाले जरूरी नेशनल हाईवे पर नजर रख सकते थे, बल्कि हमारी फौजी चौकियों तक सप्लाई पहुंचाने वाले छोटे छोटे रास्तों को भी निशाना बना सकते थे। हमारी पूरी सप्लाई लाइन उनकी बंदूक की नोक पर थी। ये तो बहुत बड़ी चूक लगती है। हमारी किसी भी चौकी को इतने बड़े पैमाने पर हो रही घुसपैठ की भनक तक नहीं लगी। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात थी। किसी भी पोस्ट पर कोई मुठभेड़ नहीं हुई, कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ। वो चुपचाप बर्फ की आड़ में आकर हमारी जमीन पर बैठ गए थे। खैर, जैसे ही खतरे का अंदाजा हुआ, सेना ने तेजी से जवाब दिया। कश्मीर घाटी से 2 बटालियन, 1 नागा और 8 सिख को फौरन द्रास सेक्टर की ओर भेजा गया। बटालिक में भी अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गईं। लेकिन ये प्रतिक्रिया, क्या ये उतनी सोची समझी थी जितनी होनी चाहिए? नहीं, यहीं पर जल्दबाजी हुई। सूत्रों के मुताबिक इन टुकड़ियों को बिना पूरी तैयारी, बिना उस बर्फीले इलाके के लिए जरूरी कपड़ों और उपकरणों के लड़ाई में झोंक दिया गया। उनके पास ना तो पर्याप्त लॉजिस्टिक सपोर्ट था और ना ही दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा। एक और बड़ा कंफ्यूजन था घुसपैठियों की पहचान को लेकर। पहचान को लेकर क्या कंफ्यूजन था? वो पहने तो मुजाहिदीन जैसे पठानी सूट और आम कपड़े थे, लेकिन उनके लड़ने का तरीका, उनका अनुशासन, सब कुछ किसी प्रोफेशनल फौज जैसा था। ऊपर से पाकिस्तान के रेडियो संदेशों को जब इंटरसेप्ट किया गया तो उनमें भी उन्हें जिहादी ही कहा जा रहा था। पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि ये कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और ये भ्रम शायद पाकिस्तान की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा था। मुजाहिदीन का भेस धरकर वो दुनिया के सामने ये साबित कर सकते थे कि ये एक स्थानीय विद्रोह है ना? पाकिस्तानी सेना का सीधा हमला नहीं। इसे ही प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं, यानी एक ऐसी स्थिति बनाना जहां आप साफ साफ मुकर सकें। अरे पर्दे हटा दिए। 17 मई को एविएशन रिसर्च सेंटर यानी ARC की एक हवाई तस्वीर ने सब कुछ साफ कर दिया। उस तस्वीर में LOC के इस पार हमारी सीमा के अंदर पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर साफ साफ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये पहला ठोस सबूत था कि इस घुसपैठ के पीछे जिहादी नहीं बल्कि सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। तो अब तस्वीर साफ हो रही थी। एक तरफ दिल्ली में बैठे अधिकारी इसे छोटी मोटी घुसपैठ समझ रहे थे और दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद कमांडरों को एक बड़ी जंग की आहट सुनाई दे रही थी। जमीनी कमांडरों से मिलने के बाद हमारे सूत्र यानी उन वरिष्ठ अधिकारी का अपना आकलन क्या बना? उनका माथा ठनका। उन्हें समझ आ गया कि मामला जितना बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा संगीन है। ये कोई जिहादी हमला नहीं था,
ये पाकिस्तानी सेना का एक सोचा समझा योजनाबद्ध हमला था। उन्होंने बाकायदा पहल की और हमें चौंका दिया। उनके संस्मरण बताते हैं कि उन्हें लगा ये एक युद्ध जैसी स्थिति है और हम इसका जवाब 1947 या 1965 की तरह पुराने तरीकों से दे रहे हैं, जो काफी नहीं होगा। लेकिन इस नए तरीके से जवाब देने के रास्ते में सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी रुकावट थी, है ना? हाँ, और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS, जो कि प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों की कमेटी होती है, उसका साफ निर्देश था, घुसपैठियों को खदेड़ो, लेकिन किसी भी हालत में LOC या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं करना है। ये तो ऐसा है कि आपको एक हाथ बांध कर लड़ने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, एक हाथ बंधा हुआ। लेखक, जो उस इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते थे, उन्हें पता था कि इस शर्त के साथ दुश्मन को बाहर निकालना लगभग नामुमकिन होगा। इसमें बहुत ज्यादा समय लगता और हमारे सैनिकों की बहुत ज्यादा जानें जाती, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा था और हमें सीधी चढ़ाई चढ़कर हमला करना पड़ता। तो फिर लेखक के दिमाग में इस लगभग नामुमकिन चुनौती का क्या हल था? क्या वो सिर्फ जमीनी लड़ाई से आगे कुछ सोच रहे थे? हाँ, उनका सोचना था कि भारत को अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी असली ताकत पहाड़ों पर नहीं, बल्कि हवा और समंदर में थी। उनका मानना था कि हमें रणनीतिक विषमता यानी स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री बनानी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो दुश्मन जहां मजबूत है, वहां उससे सिर टकराने के बजाय हमें ऐसी जगह पर दबाव बनाना चाहिए जहां हम मजबूत हैं और वो कमजोर। मतलब सिर्फ कारगिल के पहाड़ों में लड़ने के बजाय समंदर और दूसरी सीमाओं पर भी पाकिस्तान को उलझाना। एकदम सही। उनका तर्क था कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों देश की संपत्ति है। इन्हें अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ एक एकीकृत योजना के तहत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सोच उस वक्त के लिए बहुत क्रांतिकारी थी। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ 3 दिन पहले 18 मई को हुई CCS की बैठक में वायुसेना के इस्तेमाल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। सही कहा। उस वक्त COSC यानी तीनों सेना प्रमुखों के बीच भी इसे लेकर पूरी सहमति नहीं थी। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिप्पणीस की 2 मुख्य चिंताएं थी। पहली, इतनी ऊंचाई पर अटैक हेलीकॉप्टर असरदार तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और दूसरी, जो कि ज्यादा बड़ी चिंता थी, कि अगर हमने हवाई ताकत का इस्तेमाल किया तो ये लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी। तो एक तरफ जमीनी लड़ाई में हाथ बंधे हुए थे और दूसरी तरफ हवाई ताकत के इस्तेमाल पर सहमति नहीं बन पा रही थी। इस गतिरोध को तोड़ा कैसे गया? यहाँ पर हमारे लेखक ने व्यक्तिगत रूप से पहल की। ये एक हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी थी, लेकिन सेना के अंदर। 23 मई को उन्होंने सबसे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार से मुलाकात की। एडमिरल कुमार एक अनुभवी रणनीतिकार थे और वो फौरन एक एकीकृत सैनिक कार्रवाई के विचार पर सहमत हो गए। ये एक बड़ी कामयाबी थी। अब 3 में से 2 प्रमुख एक मत थे। हाँ, इसके बाद लेखक ने उसी दिन शाम 4 बजे तीनों प्रमुखों की एक बैठक बुलाई। वो क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। उस बैठक में उन्होंने अपना आकलन पूरी स्पष्टता के साथ रखा। उन्होंने समझाया कि ये सिर्फ कारगिल में 15 कोर की मदद करने का सवाल नहीं है, ये इस बात की तैयारी करने का सवाल है कि अगर पाकिस्तान या हम किसी भी तरफ से ये लड़ाई बढ़ती है तो हम पूरी तरह तैयार हों। और उन्होंने बहुत मजबूत स्टैंड लिया ना? बहुत मजबूत। उन्होंने साफ कहा कि मैं चाहता हूं कि हम कल CCS की बैठक में एक आवाज में एक मत होकर ये प्रस्ताव रखें, और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर कोई इससे असहमत होता है तो वो CCS में उनके अलग विचार का विरोध करेंगे। ये एक तरह का अल्टीमेटम था। इस 2 टूक बात का असर हुआ? बिल्कुल। इस स्पष्ट विश्लेषण और दृढ़ इरादे ने काम किया। तीनों प्रमुखों ने सर्वसहमति से फैसला किया कि वे CCS में एक संयुक्त रणनीति, संयुक्त योजना और नौसैनिक तथा हवाई शक्ति के इस्तेमाल की सिफारिश करेंगे। ये भारतीय सैन्य इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। तो अब मंच तैयार था 24 मई की CCS बैठक के लिए। वहाँ का माहौल कैसा रहा होगा? माहौल बेहद तनावपूर्ण था। वो कोई आम बैठक नहीं थी। वहाँ सामान्य से कहीं ज्यादा नागरिक अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी तक सब जानना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है। और हमारे लेखक ने वहाँ क्या ब्रीफिंग दी? उन्होंने बिना लाग लपेट के जमीनी हकीकत सामने रख दी। उन्होंने घुसपैठ के तरीके और पाकिस्तान के संभावित इरादों के बारे में बताया। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक दोनों तरह के उद्देश्य हैं।
पाकिस्तान के उद्देश्य क्या बताए गए? मतलब वो कारगिल पर कब्जा करके हासिल क्या करना चाहता था? सैन्य उद्देश्य 4 थे। पहला, श्रीनगर लेह हाईवे को काटना, जिससे सियाचिन में हमारी सेना अकेली पड़ जाए। दूसरा, LOC की मौजूदा स्थिति को हमेशा के लिए बदल देना। तीसरा, कश्मीर घाटी में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों से हमारा ध्यान भटकाना। और चौथा, तुर्तुक और सियाचिन के कुछ और हिस्सों पर भी कब्जा करना। बाप रे, मतलब उनका प्लान तो पूरे इलाके का नक्शा बदलने का था। और राजनीतिक उद्देश्य? राजनीतिक उद्देश्य और भी बड़ा था। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, और अगर दुनिया ने दखल नहीं दिया तो 2 परमाणु शक्तियों में जंग छिड़ सकती है। इसके बाद वो ताकत की स्थिति से भारत के साथ बातचीत की मेज पर बैठना चाहते थे। तो जब इस पूरी तस्वीर के बाद हवाई और नौसैनिक शक्ति के इस्तेमाल की इजाजत मांगी गई, तब क्या प्रतिक्रिया थी? इस बार किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। लेखक याद करते हैं कि उन्होंने खास तौर पर विदेश मंत्री जसवंत सिंह की ओर देखा, जिन्होंने पहले इसका विरोध किया था। लेकिन इस बार कोई विरोध नहीं हुआ। CCS ने प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी दे दी। हालांकि जसवंत सिंह ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि हमारी सेनाएं LOC को पार न करें। और यहीं पर इस पूरे ऑपरेशन को एक नाम भी मिला। ये हाँ, ब्रीफिंग के बिल्कुल आखिर में लेखक ने CCS को सूचित किया कि सेना ने कारगिल सेक्टर में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया है, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि अंत में विजय हमारी ही होगी। ये एक बहुत ही आत्मविश्वास भरा बयान था। CCS की हरी झंडी मिलते ही जाहिर है देश की पूरी सैन्य मशीनरी हरकत में आ गई होगी। बिल्कुल। तीनों सेनाओं ने युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी। सेना ने 8 माउंटेन डिवीजन्स जैसी अतिरिक्त डिवीजनों और बोफोर्स तोपों के 4 रेजिमेंट को तुरंत कारगिल की ओर भेजना शुरू किया। आने वाले हफ्तों में 446 मिलिट्री स्पेशल ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों से पश्चिमी सीमा की ओर चलीं। आप उस पैमाने का अंदाजा लगा सकते हैं। और नौसेना और वायुसेना ने क्या किया? उनका एक्शन क्या था? नौसेना ने अरब सागर में अपनी मौजूदगी को कई गुना बढ़ा दिया और अपने पूर्वी बेड़े के जहाजों को भी वहां तैनात कर दिया। इसका तुरंत एक मनोवैज्ञानिक असर हुआ। कराची बंदरगाह पाकिस्तान की जीवन रेखा है और हमारी नौसेना उसकी घेराबंदी करने की स्थिति में थी। पाकिस्तान इतना घबरा गया कि उसने अपने तेल टैंकरों को नौसेना के जहाजों के साथ एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। और वायुसेना, जिसका इस्तेमाल करने पर इतनी बहस हुई थी? वायुसेना ने 26 मई की सुबह मिग और मी-17 हेलीकॉप्टरों के साथ पहले हवाई हमले शुरू कर दिए। ये एक बहुत बड़ा संदेश था। इस कदम ने दुश्मन को हमारा रणनीतिक संकल्प साफ कर दिया कि भारत इस घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इन हवाई हमलों की शुरुआत हमारे लिए बहुत महंगी साबित हुई। हाँ, ये एक बहुत बड़ा झटका था। 27 और 28 ये 2 दिन वायुसेना के लिए बहुत भारी पड़े। हमने अपने 2 मिग लड़ाकू विमान और एक Mi-17 हेलीकॉप्टर खो दिया। एक पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को युद्धबंदी बना लिया गया और दूसरे पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को विमान से कूदने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़कर बेरहमी से मार दिया। इतने बड़े नुकसान से तो सेना के मनोबल पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा। जाहिर है इन घटनाओं से निराशा फैली, लेकिन इसने हमारे सशस्त्र बलों के संकल्प को कमजोर करने के बजाय और भी मजबूत कर दिया। इसके बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव किया। उन्होंने और ज्यादा सटीकता के लिए GPS और लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल करना शुरू किया। और इसी उथल पुथल के बीच हमारी खुफिया एजेंसियों के हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने पाकिस्तान के सारे झूठ की पोल खोल दी। जी हाँ, शायद पूरे युद्ध की सबसे कीमती खुफिया जानकारी। हमारी एजेंसियों ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, जो उस वक्त चीन के दौरे पर थे, और उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज खान के बीच हुई एक टेलीफोन बातचीत को इंटरसेप्ट कर लिया। और उस बातचीत में क्या था? उस बातचीत में दोनों जनरल्स घुसपैठ की सफलता पर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। इसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब इस बात पर कोई शक नहीं रह गया था कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तानी सेना का शीर्ष नेतृत्व है।
भारत ने बाद में इस बातचीत को दुनिया के सामने जारी किया, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो अगर हम इन शुरुआती उथल-पुथल भरे दिनों को समेटें, तो हमने एक गहरे भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति से शुरुआत की थी। घुसपैठियों की पहचान और उनके इरादों को लेकर कोई साफ तस्वीर नहीं थी। बिल्कुल, और ये कहानी इस बात पे रोशनी डालती है कि कैसे जमीनी हकीकत का सही आकलन, लीडरशिप का दृढ़ संकल्प और सबसे जरूरी तीनों सेनाओं के बीच एकता ने भारत के जवाब को एक नई दिशा दी। ये एक बहुत तेजी से हुआ बदलाव था, एक अकेली सेना की प्रतिक्रिया से एकीकृत संयुक्त सैन्य रणनीति की ओर, और वो भी लॉक पार न करने जैसी बड़ी राजनीतिक बाधा के बावजूद। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प बात का जिक्र है। उस समय भारत की यूनियन वॉर बुक, जो कि युद्ध की स्थिति में देश की कार्रवाई की आधिकारिक गाइड बुक है, उसमें युद्ध जैसी गर्मूती स्थिति यानी अ हॉटिंग अप वॉर लाइक सिचुएशन या फिर पूर्ण युद्ध से कम के संघर्ष के लिए कोई साफ प्रावधान ही नहीं था। ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। आज के हाइब्रिड और सीमित संघर्षों के इस दौर में एक देश को अपने औपचारिक युद्ध सिद्धांतों को उन स्थितियों के लिए कैसे तैयार करना चाहिए जो आतंकवाद से ज्यादा हैं लेकिन एक पूर्ण युद्ध से कम है।